दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर, जहां हम आज बात करेंगे कैश रिजर्व रेशो की। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशो? सबसे पहले बात ये की जाए, कैश रिजर्व रेशो है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए बात करते हैं। कैश रिजर्व रेशो एक फाइनेंशियल रेगुलेशन है किसी भी बैंक के ऊपर, वहाँ की उस कंट्री की सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई और अमेरिका में फेडरल रिजर्व, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स मैंडेटरी करते हैं कि वो उनके पास कैश की फॉर्म में रखें। मींस किसी भी बैंक के पास, किसी भी कंट्री का कोई भी बैंक हो, जैसे इंडिया में आरबीआई है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इस तरीके से हर एक कंट्री में उनकी एक सेंट्रल बैंक होती है। वो सेंट्रल बैंक उस कंट्री की बैंक को ये मैंडेटरी कहती है कि आपको आपके टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज का जो एक पर्टिकुलर पोर्शन उस बैंक के पास कैश की फॉर्म में रखना होगा। बट रिजर्व बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंस मेंटेन्स। बट इसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, बिकॉज हम एज अ कस्टमर अगर हम किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, बट सीआरआर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। सीआरआर का कॉन्सेप्ट निकल के आया आफ्टर अमेरिकन डिप्रेशन। जब अमेरिका में 1929 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था, तब कोलैप्स को देखते हुए अमेरिका में या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उन सभी ने ये सोचा कि किसी न किसी तरीके से जो ये पैसा है, जो भी बैंकों के पास, उस टाइम बैंक भी बहुत ज़्यादा डूब गए थे, अगर बैंकों के पास पैसा है और उसको अगर हम लोग कुछ रिजर्व में रखे पोर्शन, तो इस वर्स्ट सिचुएशन से बचा जा सकता है। और सीआरआर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। सीआरआर काम कैसे करता है, तो आइए बात करते हैं। बैंक्स इन अ कंट्री आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश विद द सेंट्रल बैंक। जैसा मैंने आपको बताया कि एज द मेंटेन अ सर्टेन परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश विद द सेंट्रल बैंक। हर एक बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ अपने पर्टिकुलर डिपॉजिट जो है, उनके डिपॉजिट लाइबिलिटी जो है, उसका कुछ परसेंटेज उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है रिजर्व कैश की फॉर्म में, जिससे कि बैंक्स की एक्सेसिव लैंडिंग से बैंक को बचाया जा सके, जिससे कि अगर मान के चलो आगे पैसा डूबता है तो बैंक का पूरा पैसा ना डूबे और बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग ना कर पाए, बहुत ज़्यादा लैंडिंग ना कर पाए। और कैलकुलेशन जो किया जाता है वो बैंक का फोर्टनाइटली बेसिस किया जाता है। मीन्स एवरी 14 डेज पर इसका जो भी सीआरआर लिमिट चेक किया जाएगा वो एवरी 14 डेज पर चेक किया जाएगा। बैंक को मैंडेटरी है कि वो आफ्टर एवरी 14 डे एवरेज बेसिस पर वो अपना सीआरआर कंप्लायंस कंप्लीट करें। सीआरआर का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, देखिए सीआरआर का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट that bank must keep with the central bank upon total deposit of the bank। मीन्स इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर सीआरआर सेंट्रल बैंक ने अगर 4% सेट किया हुआ है और किसी भी बैंक के पास उसका टोटल डिपॉजिट है 100 रुपीज, तो उनको 4 रुपए उस बैंक के पास रिजर्व रखने होते हैं कैश की फॉर्म में। जस्ट सपोज इंडिया में एसबीआई है, उनका टोटल डिपॉजिट है 1 लाख। अब आरबीआई कहता है कि आपको सीआरआर मेंटेन करना है 4%, तो 1 लाख का 4% अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 4,000 रुपए। मीन्स एसबीआई को 4,000 रुपए आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना होगा रिजर्व में, और ये इनको मेंटेन करना है फोर्टनाइटली बेसिस। होगा डेली बेसिस पर, लेकिन इसका जो कंप्लायंसेस हैं वो उनको करना रहेगा फोर्टनाइटली बेसिस पर। मतलब जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो फोर्टनाइट बेसिस पर की जाएगी। एनडीटीएल, देखिए बेसिकली फॉर्मूला जो है वो यही कहता है कि बैंक की टोटल डिपॉजिट जो रहेंगे वो एनडीटीएल की फॉर्म में रहेंगे, एनडीटीएल की फॉर्म में रहेंगे। अब बेसिकली एनडीटीएल है क्या, एनडीटीएल कहते किसको है, तो आइए बात करते हैं। एनडीटीएल मींस नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। देखिए
एनडीटीएल होता क्या है? एनडीटीएल रिप्रेजेंट करता है डिमांड लाइबिलिटी, मींस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। बैंक के पास जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है उनके अंदर जो डिपॉजिट है वो। टाइम लाइबिलिटीज मींस आरडी एफडी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जिनकी आरडी एफडी होती है और वो 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल बाद बैंक के पास आते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टाइम लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज टू द अदर्स। अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मींस जैसे किसी का मान के चलिए बैंक को किसी अपने कस्टमर्स को डिविडेंड पे करना है, या उनका कोई पेमेंट बाकी है, किसी वेंडर को उनको पेमेंट करना है, या किसी कस्टमर को उनको पेमेंट करना है जो उन जिससे वो सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट किया जाता है अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज टू द अदर्स मींस अगर मान के चलिए किसी भी बैंक ने, एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका से कोई लोन लिया हुआ है, अगर एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका से कोई लोन लिया है तो वो उनकी लाइबिलिटी टू अदर्स में क्रिएट हो जाएगा। और इन सभी लाइबिलिटीज में से डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ओडीटीएल, इसको हम बोलेंगे ओडीटीएल, और लाइबिलिटी टू अदर्स में से उनके एसेट्स को माइनस कर दिया जाएगा। मींस मान के चलिए, देखिए एनडीटीएल का फॉर्मूला सीधा, एनडीटीएल इज इक्वल्स टू डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी टू द अदर्स माइनस एसेट्स। मान के चलिए किसी बैंक के पास डिमांड लाइबिलिटीज हैं 10 रुपए, टाइम लाइबिलिटीज भी हैं 10 रुपए, और उनके पास अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, मान के चलिए किसी को उनको पैसा देना है, डिविडेंड है, या किसी का पेमेंट करना है, तो वो भी हैं 10 रुपए। और लाइबिलिटी टू अदर्स मींस बैंक ने, बैंक ऑफ अमेरिका से, एसबीआई ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका से एक लोन लिया है 10 रुपए का, तो वो भी इनकी एनडीटीएल में कैलकुलेट होंगे। माइनस, अब मान के चलिए बैंक के जो एसेट्स हैं, बैंक जैसे लोन्स हैं वो बैंक के एसेट्स होते हैं, तो बैंक ने किसी को 5 रुपए का लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये टोटल हुआ इसका 10 20 30 40 35 रुपीज। अब 35 रुपीज का इनको अभी मान के चलिए 4% है, तो 35 रुपीज का 4% इनको आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मीन्स यहां पर जो भी डिपॉजिट आएगा, ये टोटल डिपॉजिट जो कैलकुलेट होगा, दैट्स वी कॉल्ड एनडीटीएल। ये एनडीटीएल बेसिस पर ही कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी बैंक सीआरआर को मेंटेन करने में फेल रहता है, सीआरआर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में बैंक के ऊपर पेनल्टीज की जाती हैं आरबीआई के द्वारा। तो वो देखते हैं कि वो पेनल्टीज किस बेसिस पर की जाती हैं। देखिए, इफ अ बैंक फेल्स टू मेंटेन मिनिमम 90% ऑफ द रिक्वायर्ड सीआरआर, अगर किसी बैंक ने, मान के चलिए 4 रुपए मैंने आपको बताए थे, 100 में से 100 रुपए डिपॉजिट है तो उसका 4% 4 रुपए हो गए। अगर उसका 90% 3.6 3 रुपए 60 पैसे, अगर वो बैंक 14 दिन के अंदर मेंटेन करने में फेल रहता है, तो और एवरेज सीआरआर अपना मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसके ऊपर एक पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब देखिए पेनल्टी चार्ज की कैसे जाएगी। द पेनल्टी इज ओनली इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट। देखिए पेनल्टी जो इम्पोज की जाएगी वो केवल की जाएगी 40 पैसे पर। ऐसा नहीं है कि वो 4 रुपए के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज करेंगे बैंक के ऊपर, वो केवल इम्पोज की जाएगी 40 पैसे के 40 पैसे 40 पैसे के ऊपर जो है वो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। ओके, अभी ये अगर केवल 40 पैसे की अगर मान के चलिए कोई बैंक है वो बार बार ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए आरबीआई के पास अलग से पेनल्टी का एक रूल है। वो ये है कि अगर पहली बार अगर कोई बैंक इसको मेंटेन करने में फेल होता है, सीआरआर लिमिट को मेंटेन, मिनिमम सीआरआर लिमिट को मेंटेन करने में फेल होता है, तो उसके ऊपर 3% प्लस बैंक रेट प्लस 3%, कोई भी बैंक रेट हो, मान के चलो बैंक रेट चल रहा है अभी 6.5 या 6.25, ये मैं एमपीसी के अकॉर्डिंग ही चेंज करते रहते हैं। 6.25 या 7% आगे जाकर मान के चलिए कभी 7% हो जाता है, तो 7% प्लस 3% मीन्स 10%।
देखिए बैंक रेट किस तरीके से लगेगा, अगर केवल फर्स्ट टाइम है तो लगेगा बैंक रेट प्लस 3%, मीन्स मान के चलिए बैंक रेट है 7% और ये है 3%, तो ये लगेगा इनके ऊपर 10% पर एनम, 10% पर एनम। और अगर मान के चलिए अगर ये सेकंड टाइम है या थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम है, तो इनको ये जो पेनल्टी लगाएंगे वो लगाएंगे बैंक रेट प्लस 5%। ये मान के चलिए 7% है और ये है 5%, तो इनके ऊपर जो पेनल्टी रहेगी वो रहेगी 12% पर एनम। अंडरस्टैंड? देखिए इस अगर फर्स्ट डे अगर ऐसा होता है तो द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर लैंडिंग फंड टू अ कमर्शियल बैंक एज पर बैंक रेट प्लस इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन सब्सिक्वेंट डे फॉर फेलियर टू मीट द आरबीआई मिनिमम सीआर फाइन ऑफ 5% विल बी अप्लाइड ओवर एंड अबव द बैंक रेट फॉर द डे, मीन्स 5% प्लस बैंक रेट। आइए देखिए इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है। अगर किसी बैंक को 500 करोड़ रुपए अपने डिपॉजिट रखने हैं, 500 करोड़ रुपए उनको डिपॉजिट करने हैं एज अ सीआरआर, और वो 450 ही मेंटेन कर पाते हैं, 450 तक ही मैनेज कर पाते हैं, तो पेनल्टी जो रहेगी वो लगेगी 50 करोड़ के ऊपर। ठीक है, ये 450 करोड़ के ऊपर नहीं लगेगी। फॉर द फर्स्ट डे पेनल्टी रहेगी 3% प्लस बैंक रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया 3% प्लस बैंक रेट। और अगर सब्सिक्वेंट डे पर अगर ये जाते हैं तो 5% प्लस बैंक रेट, ये पेनल्टी इन पर लिवाइड होगी आरबीआई के द्वारा। सीआरआर के ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए सबसे पहले सीआरआर का काम क्या है, सीआरआर को यूज क्यों किया गया, सीआरआर का पर्पस क्या था यूज करने का। सबसे पहले कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई को किस तरीके से करता है बताता हूं मैं आपको। जस्ट सपोज किसी भी बैंक के पास 100 रुपए हैं, किसी बैंक के पास 100 रुपीज है, आरबीआई ने 4% उसके ऊपर सीआरआर लगाया, बैंक के पास 96 रुपए बचे, क्योंकि उनको 4% उनके पास कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना होता है। ओके, अब बैंक केवल 96 रुपीज पर ही अपनी लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं जो बैंक को रेसिस्ट करते हैं उनकी एक्सेसिव लैंडिंग को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से 96 रुपीज पर अगर बैंक लैंडिंग करता है तो 4 रुपए बैंक के पास पहले ही कम हो चुके हैं, तो इससे मनी का फ्लो कम होगा मार्केट में। क्योंकि अगर बैंक के पास अमाउंट ही 96 रुपए है तो वो 100 रुपए के हिसाब से लैंडिंग ही नहीं कर पाएगा, और जो 4 रुपए है वो बैंक की जो अगर 96 रुपए हैं तो बैंक लैंडिंग ही नहीं कर पाएगा, और अकॉर्डिंग टू 96 रुपीज ही अपनी लैंडिंग करेगा। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। सब अभी इस तरीके से अगर बैंक के पास अगर पैसा कम रहेगा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। क्योंकि मार्केट में जब पैसे का फ्लो ही नहीं बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो लोग मनी का फ्लो कम होगा। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और प्रिवेंट एक्सेसिव मनी क्रिएशन। लोगों के पास पैसा ज्यादा जा नहीं पाएगा और एक्सेसिव मनी का क्रिएशन कम हो जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इससे इकोनॉमी स्टेबल होगी। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये 3 बेसिक एस्पेक्ट है, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एडवांटेज क्या है सीआरआर के? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि इससे अगर लोगों के पास मनी का फ्लो कम होगा, तो लोग पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का कर्व स्टेबल हो जाएगा। मान के चलिए कोई भी एक कमोडिटी है, शुगर है, शुगर की डिमांड तो हो गई बहुत ज्यादा और प्रोडक्शन उतना है नहीं, क्योंकि लोगों के पास अब भी पैसा, मान के चलिए लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है। तो जो आदमी 1 किलो शुगर खरीद रहा था पहले, वो सोचता है कि मैं 2 किलो शुगर खरीद लूं। अब डिमांड बढ़ गई है इसकी। देखिए यहां समझाता हूं मैं आपको। मान के चलिए किसी भी पर्सन के पास, मान के लिए ए नाम का बंदा है, इसके पास पहले ये शुगर का लेता था केवल 1 केजी, ये 1 केजी शुगर लेता था। बट इसके पास इसकी सैलरी पहले इसके पास पैसे थे
20 रुपये, लेकिन आज इसके पास 40 रुपये, तो ये सोच रहा है कि मैं शुगर को ले लूँ 2 किलो। अब डिमांड बढ़ गई है, पर मान के चलिए ये कंपनी है मधुर शुगर है, मधुर शुगर आज पहले भी 40 किलो बना रहा था और आज भी 40 किलो बना रहा है। अब उसको लगा कि यहाँ पे मान ए है, फिर बी भी ऐसा कर रहा है, सी भी ऐसा कर रहा है, प्रोडक्शन है कम, सेम जितना पहले जितना प्रोडक्शन था उतना ही प्रोडक्शन आज है, बट क्या हो गया यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, कस्टमर ने शुगर का कंजप्शन बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई होगी कम, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, प्राइस बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अब सीआरआर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, 4 से 5% कर दिया, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक अब एक्सेसिव लैंडिंग कर नहीं सकते, तो अब पब्लिक मार्केट में पैसे का फ्लो भी कम होगा। जब बैंकों में पैसा कम रहेगा, मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, पैसे का फ्लो कम हुआ तो जो पहले 40 ले रहा था वापस से वो जो पहले 2 किलो ले रहा था वो वापस से 1 किलो लेगा। मधुर शुगर पहले 40 रुपए कर रहा था, 40 यूनिट बना रहा था, आज वो वापस से, चलिए वापस से मैं आपको समझा देता हूं। अब ये पहले जब 40 रुपए कमा रहा था, अब इसके पास 20 रुपए हैं, ये अब पहले की जगह 2 kg की जगह वापस से अब 1 kg पर आ गया। जब मार्केट में डिमांड कम हुई, मधुर शुगर पहले भी 40 यूनिट बना रहा था और आज भी 40 यूनिट बना रहा है, तो उसको 40 यूनिट बेचने भी हैं अपने, तो मार्केट में डिमांड कम हुई तो सप्लाई बढ़ गई। अगर सप्लाई बढ़ी और मान के चलो 40 किलो ये बना रहा है और उसको खरीदने वाले केवल 38 किलो ही हैं, तो ये सोचेगा कि क्यों ना हम 40 रुपए पर केजी शुगर से 38 रुपए पर केजी शुगर ही कर देते हैं, जिससे कि हमारा कम से कम माल तो बिके। तो इससे प्राइस डाउन आ गई। कंट्री में इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन अब कम हो गया है। इस तरीके से सीआरआर हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, बैंकिंग सिस्टम में प्रिवेंटिव एक्सेसिव लैंडिंग नहीं हो पाती, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, लोगों के हाथ में पैसा जाने से रुकता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये स्पेसिफिकली मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसकी वजह से, और इसके अलावा और भी दूसरे टूल हैं जिनकी हेल्प से आरबीआई मार्केट में, ये कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आती है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, देखिए बात करते हैं डिसएडवांटेज। इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट आता है। देखिए जब बैंक, मान के चलो आज बैंकों के पास 100 रुपए हैं और बैंक के पास 100 रुपए हैं और बैंक 100 रुपए लैंड कर रहा है, तो बैंक के पास मान के चलिए अगर वो 2% भी इंटरेस्ट लेते तो उनके पास 2 रुपए आ रहे हैं। अब मान के चलो बैंक के पास केवल ही 90 रुपीज हैं और वो 2% इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनके पास 1.8 रुपीज आ रहे हैं, मतलब बैंक को 20 पैसे का लॉस हुआ है। इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होती है सीआरआर बढ़ने से। ओके, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम है। सीआरआर कैन सम बी सीन एज रिजिड एंड लेस एक्सेप्टेबल। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं जब मैं आपको एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का सीन क्या होता है, किस तरीके से काम होता है इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।